27 मई 1997 एक स्कूल के जैनिटर को स्कूल के गेट के आगे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो चिल्ला उठता है। स्कूल के गेट के आगे कुछ कटे हुए कैट्स हेड के साथ एक बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा था। उस बच्चे के दोनों आई सॉकेट्स निकाल दिए गए थे और उसकी स्किन पर क्रॉस शेप में कट्स लगे हुए थे। इतना ही नहीं, उसके चेहरे को एक कान से लेकर दूसरे कान तक चीर दिया गया था। जिसने इस बच्चे की जान ली थी उसने इस सर को एज अ तो यूज किया था। He ejaculated on his head और उसकी जीभ के ऊपर एक नोट पड़ा था और उस नोट में था उस किलर का नाम जिसने 1997 में पूरे जापान को हिला के रख दिया था, सेतो सकाकीबारा। ये कोई आम सीरियल किलर नहीं था, ये एक 14 साल का बच्चा था जिसने ऐसी चीजें की जो कोई सोच भी नहीं सकता। He was ruthless, a sexual deviant। इसने अपने विक्टिम्स के साथ इतनी ब्रूटल और इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज की जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम है रायू कोल्ड और आज का केस है सेतो सकाकीबारा के ऊपर। हे गाइस, आई नो वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं, बट नॉट टू वरी, आई प्रॉमिस अब से वीडियोस बिल्कुल टाइम पे आएंगी। और अब तो आप लोगों को इस आदमी से भी डील नहीं करना पड़ेगा। आई डोंट नो हु दैट इज, बट दैट इज इन मी, दिस इज मी। मैंने बाल कटवा लिए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कोबे एक पीसफुल और डेवलप्ड जापानीज सिटी है जहाँ के लोग हार्मोनियस लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। उस शहर में 1997 में एक इतना हॉरिफाइंग केस हुआ जो उस शहर के लोगों के दिलों में पूरी जिंदगी के लिए डर भर गया। इस शहर के सुमा वार्ड एरिया में रहता था शिनिचिरो आजुमा। वो एक नॉर्मल जापानीज हाउस से बिलोंग करता था जहां उसके मॉम, डैड, 2 डॉग्स और उसकी ग्रैंडमा रहते थे। शिनिचिरो बचपन से ही अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उसे एजुकेशन सिस्टम से नफरत थी। वैसे हमने एक चीज नोटिस की है, ये जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं दे ऑल सीम टू हेट देयर स्कूल। शिनिचिरो के जो पेरेंट्स थे वो उसके एजुकेशन को लेकर, उसके एकेडमिक्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसकी ग्रैंडमा ही थी जो काइंड और लविंग थी। ऑल्दो एवरीथिंग अराउंड हिम वो सिमिलर टू अ जापानीज किड में एक्सपीरियंस, पर उसके जो थॉट्स थे, उसकी जो सोच थी वो उसके उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसके मन में खुद के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। उसे लगता था कि वो बहुत ही नीच और डिस्गस्टिंग इंसान है जो प्यार के लायक नहीं। शिनिचिरो की जो दादी थी वो अपने पोते की इस सोच के बारे में, उसकी इन थॉट्स के बारे में कहीं ना कहीं जानती थी और उन्हें जानने के बावजूद वो अपने पोते को बहुत प्यार करती। और शायद यही वजह थी कि जब तक उसकी दादी जिंदा थी शिनिचिरो वाज अ सेन किड, पर उसकी दादी के गुजर जाने के बाद ही couldn't take it anymore। आखिर वो एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा ही तो था और उसने अभी अभी अपनी दादी को खोया था, एक ऐसा शख्स जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब कोई नहीं बचा था इस दुनिया में जो उसे रियलिटी से बांध कर रख सके। He was free, his thoughts were free। तो अब उसकी सोच और भी डार्क होती गई। वो लाइफ और डेथ के बारे में बहुत सोचने लगा। वो डेथ से बहुत फैसिनेटेड था और फ्रस्ट्रेटेड भी। उसे गुस्सा आता था कि हम ह्यूमंस का डेथ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब बच्चे ऐसा सोचने लग जाते हैं तो उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि इट डजंट मैटर, लाइफ की कोई कीमत नहीं है क्योंकि सबका अंत तो मौत ही है। एंड इंट्रूसिव थॉट्स आर बाउंड टू टर्न इन एक्शन समडे। शिनिचिरो अपने स्कूल बैग में ब्लेड्स, नाइव्स और सीजर जैसे वेपन्स कैरी करने लगा। वो अपने क्लासमेट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने उन वेपन्स को फ्लैश करता और उन्हें डराता और उन्हें डरा कर उसे बड़ा मजा आता। उसने अपनी एक डायरी एंट्री में भी ये लिखा था कि उसे बड़ी राहत मिलती है जब उसके हाथ में एक चाकू होता है या फिर उसकी उंगली में वो एक सीजर घुमा रहा होता है जैसे कि कोई पिस्टल। वो खुद को एक बेचारे की नजरों से देखता, वो खुद को एक स्लग से एसोसिएट करता। एक स्लग, ना कि स्नेल, क्योंकि स्नेल के पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और उसके मानने में उसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, कोई शेल नहीं था। इतना अकेला श्योरली उसे अपनी दादी के मरने के बाद फील हुआ होगा जहां पे उसके पेरेंट्स को आगे आकर उसका ख्याल रखना चाहिए था। और मे बी इट वॉज टू लेट और मे बी इट वॉज जस्ट बैड पेरेंटिंग। मेरे ओपिनियन में एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की ऐसी थॉट्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और धीरे धीरे वो अपनी थॉट्स पे एक्ट भी करने लगा। वो स्लग्स को कलेक्ट करके अपने घर ले जाने लगा जहां वो उन्हें एक एक करके काटता उनके अंदर के ऑर्गन्स देखने के लिए। उसकी एक क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और अब स्लग्स की जगह वो घर पे फ्रॉग्स लाने लगा। उसने ये नोटिस किया कि हम इंसानों की तरह जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं जब वो उन्हें काट रहा था। और ये देखकर उसे और भी मजा आने लगा। उसकी ये सब एक्टिविटीज चली रही थी कि एक दिन उसके डॉग की डेथ हो गई।
ही वॉज वेरी सैड। वो इस सदमे से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि एक कैट वहां आई और उसके डॉग के बॉल से खाना खाने लगी, और इस चीज को देखकर उसके मन में इतना गुस्सा आया कि उसने उस कैट की जान ले ली। उसने बाद में एक्सप्लेन किया कि इस बेचारी कैट का मर्डर करके ना सिर्फ उसे अच्छा फील हुआ बट ही फेल्ट गुड सेक्सुअली। उसे ये लगने लगा कि बस यही एक तरीका है जिससे वो डेथ पर कंट्रोल पा सकता है। और वो यहाँ पर रुका नहीं, उसने उस कैट को मारने के बाद उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग किया एंड इट गेव हिम सच अ ग्रेट प्लेजर, सच सेक्सुअल impulse that how do I put this, he ejaculated on the cat's head. I know ये बहुत ही ज़्यादा disgusting है but yeah, That's what he did. ये पहली बार नहीं है जब हम सुन रहे हैं कि किसी सीरियल किलर को मर्डर करने से सेक्सुअल थ्रिल मिल रहा है, बट एक बच्चा, एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, इट्स अनबिलीवेबल। धीरे धीरे वो काफी अडल्ट एनिमे और मांगास पढ़ने लगा जिनमें काफी वॉयलेंट सेक्सुअल सीन्स भी इन्वॉल्व थे और वो एक एडिक्ट बन गया। आपको लग रहा होगा कि इट्स प्रीटी मेस्ड अप, बट एट दिस पॉइंट हिज अर्जेस आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। एंड अब जो चीज होने वाली थी वो इस केस की सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज है, सो बी वॉन्ड। एक दिन उसे उसकी ग्रैंडमा का सेक्सुअल एड दिखाई दिया, उनका टॉय दिखाई दिया, और उसे लेकर वो अपनी ग्रैंडमा की ग्रेव पर गया जहां पे ही टच्ड हिमसेल्फ, ही ऑन हिज ग्रैंडमा's ग्रेव। वो इस चीज को एक थ्रिलिंग एक्टिविटी की तरह देख रहा था और अब वो खुद को एक सेक्सुअल डिविएंट समझने लगा। टू कीप हिज प्लेजर्स गोइंग वो और कैट्स को मारने लगा और उनके हेड्स कलेक्ट करने लगा, और वो फ्रॉग्स को एक लाइन में लेटा देता और उनके ऊपर से अपनी साइकिल निकालता और उन्हें मरता हुआ देखकर उसे बड़ा मजा आता। उसके इन हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स का शिकार कुछ पिजन्स भी हुए। उसका ये कहना था जो ये चीजें वो कर रहा था वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बल्कि वो फैसिनेशन के लिए कर रहा था, वो क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा था। कुछ समय बाद ही ग्रेजुएटेड टू मिडिल स्कूल। अब उसके लिए कैट्स का मर्डर करना काफी बोरिंग हो गया था और अब वो सोचने लगा कि एक इंसान को मारना कैसा होगा। इस स्टेज पर भी कोई अगर उस पर ध्यान देता, अगर उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ में थोड़े से एक्टिव होते, थोड़े अटेंटिव होते, तो काफी जिंदगियों को बचाया जा सकता था। फरवरी 10, 1997 दोपहर 4 बजे शिनिचिरो ने अपनी इन अर्जीज पर एक्ट करने का डिसीजन लिया। वो स्कूल से घर वापस आ रहा था। एज यूजुअल उसके स्कूल बैग में कुछ वेपन्स थे, पर उन नॉर्मल वेपन्स के साथ इस बार एक हैमर भी था। स्कूल से वापस आती हुई 2 लड़कियों को रास्ते पर अकेला देखकर उसने अपने बैग से वो हैमर निकाला और उन दोनों लड़कियों पर अटैक कर दिया। उसने उस हैमर से उन दोनों लड़कियों के सर पर जोर से मारा। वो दोनों इंजर तो हो गई, पर लकीली वो इंजरीज इतनी डीप नहीं थी, वो बच गई। इससे पहले कि वो बच्चियां पीछे मुड़कर उसे देख पाती, वो एक टनल की तरफ भाग गया। उनमें से एक लड़की ने पुलिस को बताया कि उस लड़के ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो एक बैग कैरी कर रहा था जो ज्यादातर मिडिल स्कूल के बच्चे कैरी करते हैं। पर अफसोस की बात तो ये है कि किसी ने भी उन लड़कियों की बातों पर विश्वास नहीं किया। पुलिस और सब लोग ये सोचते रहे कि ये काम कोई मिडिल स्कूल का बच्चा तो कर ही नहीं सकता। इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद 16 मार्च को ही स्ट्राइक अगेन, बट दिस टाइम इट वाज वे वर्स। उस दिन शिनिचिरो वहां के एक पार्क में वॉक कर रहा था जब उसे वहां आयाका यामाशिता दिखी, जो कि उसके नेबरहुड की एक 10 साल की बच्ची थी। उसकी एक इंसान की जान लेने की ख्वाहिश वापस उसके सर चढ़ गई। वो उस लड़की के पास गया, पर उसे पता था कि एक पार्क में अगर वो उसके साथ कुछ करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो उसने उस बच्ची को कहा कि वो प्लीज उसे पास के कोई वॉशिंग एरिया में ले जाए। आयाका यामाशिता बीइंग एन इनोसेंट गर्ल टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल। उसे वहां छोड़ने के बाद यामाशिता वहां से जाने ही लगी थी कि शिनिचिरो ने उसे एकदम मुड़ने के लिए कहा ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके। पर जैसे ही वो बच्ची पीछे मुड़ी, उसने उसके सर पर जोर से एक हथौड़े से मारा। वो ब्लो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बच्ची वहीं बेहोश हो गई और शिनिचिरो वहां से भाग गया। उसके वहां से भाग जाने के बाद जमीन पर पड़ी हुई यामाशिता एक गार्ड को दिखाई दी, जो उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। उसने वापस आकर अपनी डायरी में लिखा कि मैंने आज सैक्रेड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये जानने के लिए कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कितने फ्रेजाइल होते हैं। मैं अपने साथ एक हैमर लेके गया था और जैसे ही वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी, मैंने उसके सर पर कई बार मारा। एग्जैक्टली कितनी बार मारा मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद अनफॉर्चुनेटली आयाका यामाशिता की मौत हो गई, जिसका रीजन डॉक्टर्स ने उस अटैक की वजह से हुआ सेरेब्रल कॉन्ट्यूशन बताया। उस बच्ची की मौत के बाद 23 मार्च को शिनिचिरो ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी माँ ने आज मुझसे कहा कि वो बेचारी बच्ची जिस पर अटैक हुआ था वो आज गुजर गई और मेरे पकड़े जाने के कोई भी साइंस नजर नहीं आ रहे हैं। थैंक यू गॉड बामोइदो किशन फॉर दिस। मुझे प्रोटेक्ट करते रहना। बामोइदो किशन एक इमेजिनरी गॉड था जो
उसने खुद बनाया था अपने जनरल में एज अ फ्लोटिंग बुधा हेड, और उसकी ड्राइंग में फ्लोटिंग बुधा हेड के साथ साथ स्वास्तिका साइंस भी थे। पर उसे ऐसा क्यों लगता था कि कोई गॉड है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई इमेजिनरी गॉड है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। पर शॉकिंग चीज तो ये है कि उसकी पूरी डायरी एंट्री में कहीं भी उसे अपने एक्शंस पर कोई भी रिग्रेट या गिल्ट नहीं था। हाउ कैन अ 14-year-old बॉय बी सो वॉइड ऑफ ह्यूमनली इमोशंस। पुलिस के पास ये केस भी फाइल किया गया था, पर उन्हें इस अटैक और अटैकर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इन सब इंसिडेंट्स को कुछ ही समय हुआ था कि 27 मई को ताइनो हाता एलिमेंट्री स्कूल के जेनिटर को स्कूल के फ्रंट गेट पर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो चिल्ला उठा। स्कूल के गेट के आगे एक बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और उसकी आई सॉकेट्स खाली थे, जिसका मतलब है उसकी आंखें किसी ने निकाली हुई थी। उसके स्किन पर क्रॉस शेप्ड कट्स बने हुए थे और इतना ही नहीं, उसका फेस एक कान से लेकर दूसरे कान तक चीर दिया गया था। उसकी जीभ बाहर निकाली हुई थी और उसकी जीभ के ऊपर एक नोट रखा हुआ था। आखिर ये सर किस बच्चे का था? शायद हम जानते हैं इसका मर्डर किसने किया है, पर क्यों और कैसे? जुन हा से एक 10 साल का बच्चा था जो बहुत फ्रेंडली था और उसे एनिमल्स खास करके टर्टल से बहुत प्यार था। वो भी सैमवुड एरिया में ही रहता था और वहीं स्कूल जाता था शिनिचिरो के साथ। वो अपने घर से 25 मार्च को अपने ग्रैंडफादर को विजिट करने के लिए निकला और रास्ते में ही रैन इनटू शिनिचिरो। सेम स्कूल में होने के कारण जुन शिनिचिरो को अच्छे से जानता था, तो वो जब भी उसे देखता उसे स्माइल पास करता। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं था जो शिनिचिरो को इग्नोर करते, उससे रूड बिहेव करते या उससे बात नहीं करते। जुन शिनिचिरो को बहुत काइंडली ट्रीट करता, वो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता। पर अनफॉर्चुनेटली शिनिचिरो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो किसी की काइंडनेस डिजर्व ही नहीं करता। पर साथ ही स्मॉल जेस्चर्स ऑफ काइंडनेस उसे अच्छा भी फील करवाते थे। एंड सो टू एंड दिस टर्मोइल ऑफ थॉट्स, टू एंड दिस डिलेमा, उसने फैसला किया कि वो जुन को जान से मार देगा। उसने जुन से कहा कि उसने पास वाले हिल पर एक ब्लू टर्टल देखा है और वो चाहे तो वो दिखाने ले जा सकता है। बेचारा जुन, जो उसकी असली इंटेंशन से वाकिफ नहीं था, वो उसके पीछे पीछे हिल तक चला गया और हिल पर ले जाने के बाद शिनिचिरो ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जो कोई सोच ही नहीं सकता कि एक 14 साल का बच्चा कर सकता है। माउंटेन की पीक पर पहुंचते ही उसने अपना एक शू लेस निकाला और उसकी मदद से वो जुन को स्ट्रैंगल करने लगा और तब तक करता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। उसके बाद शिनिचिरो ने जुन की बॉडी को कुछ फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छुपा दिया और वहां से घर चला गया। अगले दिन वो एक हैंड सो और कुछ ट्रैश बैग्स के साथ वहां वापस आया। उसने जुन का सर धड़ से अलग किया और उसके बॉडी पार्ट्स को भी काटने लगा। शिनिचिरो ने अपनी डायरी में बताया कि वो जुन का कटा हुआ सर अपने साथ अपने घर ले गया और बाथरूम में उसने उसके कटे हुए सर के साथ कुछ वाइल्ड एक्ट्स परफॉर्म किए, ऐसे एक्ट्स जिससे उसकी सेक्सुअल अर्जीज शांत हो सके। जुन उस दिन अपने ग्रैंडपा के घर पे जा रहा था, तो वहां ना पहुंचने की वजह से उसके घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। पर 2 ही दिन बाद उसका कटा हुआ सर कुछ कैट्स के कटे हुए सर के साथ उस स्कूल के फ्रंट गेट पे दिखाई दिया। आई कांट इवन इमेजिन उन पेरेंट्स का ग्रीफ, जो सोच रहे होंगे कि शायद उनका बच्चा कहीं खो गया होगा, कहीं भटक गया होगा और शायद वो उन्हें मिल जाए, और उनका बच्चा उन्हें इस हालत में मिलता है। कुछ ही समय बाद जुन के बॉडी के कटे हुए पार्ट्स टैंक माउंटेन सिटी के एक हिल पे मिले। पुलिस ने ऐसे ही कुछ पिजन्स और कैट्स के म्यूटिलेटेड हेड पिछले क्राइम सीन्स पर भी देखे थे, जिनसे उन्हें अब ये क्लियर हो गया था कि इन सारे क्राइम्स के पीछे, पिछले महीनों में जितने भी क्राइम्स हुए हैं, उनके पीछे एक ही इंसान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो जुन का कटा हुआ सर था उसके मुंह में एक नोट भी तो था, उसमें क्या लिखा था? तो उस नोट के अंदर रेड इंक से लिखा गया था, एंड इट रेड, ये तो बस खेल की शुरुआत है, तुम पुलिस वाले मुझे रोक सको तो रोक लो, मैं लोगों को मरते हुए देखना चाहता हूँ, इससे मुझे एक थ्रिल मिलता है। इस नोट के एंड में जापानीज में 5 कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, अल्कोहल, डीमन, रोज, सेंट और फाइट, और इन सारे लेटर्स को कंबाइन करके बनता है सेतो सकाकीबारा। और उस लेटर में कुछ मिसस्पेल्ड इंग्लिश वर्ड्स भी थे, जैसे कि शूल किलर सपोज टू बी स्कूल किलर, और उस लेटर के एंड में एक साइन भी ड्रॉ किया हुआ था जो कि जोडियक किलर जैसा दिख रहा था। यह पढ़कर पुलिस को भी यकीन हो गया था कि ये सच में एक स्कूल जाता हुआ बच्चा ही है, और उन्होंने पूरे नेबरहुड को अलर्ट कर दिया। पूरे कोबे के लोगों में एक दहशत सी फैल गई थी, क्योंकि वहां पर एक टीनेज सीरियल किलर लूज पर था। पुलिस ये केस इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी
थी कि 6 जून को एक लोकल न्यूज़पेपर हाउस कोबे शिंबन को एक लेटर आया। ये लेटर भी रेड इंक के अंदर लिखा गया था और इसके अंदर किलर ने दोनों मर्डर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एंड टू ऑथेंटिकेट इट इवन मोर, इट आल्सो हैड द सेम 5 कैरेक्टर्स साइन बिलो। उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस गेम के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पक्का फांसी होगी। उस लेटर में वो पुलिस को डायरेक्ट चैलेंज भी दे रहा था। उसने उसमें लिखा था कि पुलिस को उसे और गुस्से से टेनेशियसली उसे ढूंढना चाहिए। उसने ये लिखा था कि किसी की जान लेने के बाद ही उसे अपने अंदर की नफरत से आजादी मिलती है एंड ही इज फाइनली एट पीस। उसने कहा कि जब मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाता हूँ, दर्द पहुंचाता हूँ, तब मेरा खुद का दर्द कम हो जाता है। ऑनेस्टली दिस लुक्स लाइक ही वाज मॉकिंग द पुलिस फॉर बीइंग लाउजी एट दिस पॉइंट। उसने वहां के एजुकेशन सिस्टम को भी ब्लेम किया। उसने कहा कि इस कंपलसरी एजुकेशन की वजह से मैं एक इनविजिबल पर्सन बन चुका हूँ। कोबे शिंबन न्यूज़पेपर हाउस ने इस लेटर के राइटर को ओनिबारा के नाम से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि एक जेन्युइन मिस्टेक थी उनकी तरफ से। उन्होंने उन 5 कैरेक्टर्स को समझने में कुछ भूल कर दी थी और इस बात से सकाकीबारा और भी गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में उस न्यूज़पेपर हाउस को एक और लेटर लिखा, जिसमें उसने कहा था कि अगर तुम मेरा नाम इसी तरह से मिस प्रोनाउंस करते रहे तो मेरा मूड और भी खराब हो जाएगा एंड आई विल किल 3 वेजिटेबल्स अ वीक। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ बच्चों की जान लेता हूँ तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ वेजिटेबल से सकाकीबारा का मतलब था आम लोग। जी हाँ, ही सॉ ह्यूमंस लाइक वेजिटेबल्स रेडी टू बी चॉप्ड। थैंकफुली 28 जून 1997 को शाम को 7 बजे सेतो सकाकीबारा को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस की नजरों में काफी टाइम से सेतो एक मेन सस्पेक्ट बना हुआ था। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में उस लड़की ने बहुत हेल्प की थी जो उसके अटैक से बच गई थी। साथ ही में उन लेटर से हैंडराइटिंग मैच करने में और उसकी डायरी एंट्री से ये साबित हो गया था कि ये मर्डर्स उसी ने किए थे। पुलिस के पूछने पर भी सेतो ने अपने सारे क्राइम्स कबूल कर लिए और उसने जुन हादसे के मर्डर को इतनी डिटेल में बताया जो किसी के लिए भी सुनना बहुत मुश्किल होगा। उसने बताया कि जुन की जान लेने के बाद अगले दिन जब वो जाकर जुन का सर काट रहा था तब उसने जुन की जीभ को भी काटने की कोशिश की थी, पर बॉडी के स्टिफ हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। वो जुन की जीभ को एज अ सुवेनियर अपने साथ ले जाना चाहता था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जुन का खून भी पिया था। उसका मानना था कि ऐसा करके वो खुद का ब्लड क्लींस कर रहा था। उसके बाद उसने जुन की आई सॉकेट्स निकाल लिए ताकि वो उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर सके और उसके बाद वो उसके सर को अपने घर ले गया। अपने बाथरूम में जुन के कटे हुए सर को ले जाने के बाद वो उसके सर को एज टॉय यूज करने लगा एंड ही इवन केम ऑन हिज हेड। उसकी सेक्सुअल फेटिशेस बहुत ही अजीब थी और जैसे ही उसने पुलिस को ये सब बताया, पुलिस को समझ आ गया कि इस लड़के को मेडिकल हेल्प की जरूरत है और क्योंकि वो एक सिर्फ 14 साल का माइनर था तो उसे सिर्फ 5 साल का जुवेनाइल सेंटेंस मिला, वो भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की निगरानी में। इतना ही नहीं, उसके लॉयर्स और काफी लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने गलत लड़के को अरेस्ट कर लिया है और उन्होंने अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टेट किए। पहला, उनका कहना था कि शुरुआत में पुलिस का ये मानना था कि ये मर्डर्स किसी लेफ्ट हैंडेड इंसान ने किए थे, पर सेतो सकाकीबारा डेफिनेटली राइट हैंडेड था। दूसरा, उनका कहना था कि उन लेटर्स में कुछ इंट्रिकेट लैंग्वेज यूज की गई थी और सकाकीबारा स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो उसके लिए इतने कॉम्प्लेक्स नोट्स लिख पाना पॉसिबल नहीं था। एंड लास्टली द मेजॉरिटी ऑफ पीपल अग्रीड कि एक 14 साल का बच्चा इतना सब कुछ नहीं कर सकता। पर जब उसे जुवेनाइल प्रिजन में उसकी मॉम ने विजिट किया और उसकी मॉम ने उससे पूछा तो उसने कामली बिना किसी रिग्रेट के ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब मर्डर्स, ये सब कुछ उसी ने किया था। आई एग्री, इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि एक 14 साल का बच्चा इतना सब कुछ कर सकता है, बट ही कन्फेस्ड। और 5 साल का जुवेनाइल सेंटेंस बहुत ही कम है। आई मीन उसने सिर्फ मर्डर्स ही नहीं किए थे, उसने उनकी बॉडी को म्यूटिलेट भी किया था एंड और भी हॉरिबल एक्ट्स परफॉर्म किए थे विच आई मेंशन। पुलिस ने तो बहुत कोशिश की कि सेतो सकाकीबारा का असली नाम सामने ना आए, पर यह केस इंटरनेट पे इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसका असली नाम बाहर आने से रहा नहीं। शिनिचिरो आजुमा, ऑल्दो जापानीज मीडिया इसे बॉय ए के नाम से ही बुलाती रही। इस केस की वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 16 साल से कम करके 14 साल कर दिया था। वहां के कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ने यह भी प्लीड किया कि ये वायलेंट और सेक्सुअल मांगास बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए और स्टोर कीपर्स को कस्टमर्स की आईडी मांगनी चाहिए उन्हें कुछ बेचने से पहले, पर फॉर सम रीजन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आई वंडर व्हाई। सैम वार्ड के कुछ लोगों ने बताया कि शिनिचिरो की मॉम को वहां के सोशल वर्कर्स ने पहले वार्न किया था कि उनकी बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है,
फिर उसकी मॉम ने उन सब वार्निंग्स को इग्नोर किया था और अपने बच्चे के साथ और भी स्ट्रिक्ट हो गई थी। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि शिनिचिरो की मॉम को पता था कि उसके बेटे ने 2 लड़कियों को असॉल्ट किया है, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बट अगेन ये तो सिर्फ रूमर्स हैं, हमें पक्का नहीं पता। 11 मार्च 2004 शिनिचिरो 7 साल से भी कम टाइम जेल में बिताकर अब वहां से बाहर आ गया था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब शिनिचिरो का पता, उसका एड्रेस हिडन रखा जाए ताकि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर रिलीज होने के कुछ समय बाद ही शिनिचिरो ने एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने अपने सारे ग्रूसम क्राइम्स को डिस्क्राइब किया। उस बुक का नाम था ज़ेका। जुनहा से, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज इस बुक को पब्लिश ना किया जाए, इसे ना बेचा जाए, पर फिर भी ये बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। तो बेसिकली इसने जितने भी हॉरिबल एक्ट्स किए थे, जितने भी मर्डर्स किए थे, उन्हीं को यूज करके उसने बाद में पैसे भी कमाए। 2015 में उसने एक वेबसाइट भी बनाई जिसका नाम था द अनबेरेबल ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एग्जिस्टेंस आई कांट स्टैंड। और इस वेबसाइट के अंदर उसने अपने बारे में काफी सारी डिटेल्स मेंशन की, जैसे कि उसका हाइट, उसका वेट, उसका ब्लड टाइप। जस्ट लाइक हिज बुक, इस वेबसाइट पर भी उसने अपने क्राइम्स को डिटेल में डिस्कस किया, पर वेबसाइट पर उसने कुछ पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस की वजह से लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली। देयर वर क्वाइट अ फ्यू पिक्चर्स विद न्यूडिटी, और कुछ पिक्चर्स में उसे एज अ स्लग और एज अ स्कॉर्पियन दिखाया हुआ था। बट अगेन, चाहे उसकी बुक पढ़ लो, चाहे उसकी वेबसाइट विजिट कर लो, किसी को भी उसमें रिमोर्स या गिल्ट दिखाई नहीं देता। कुछ समय बाद जापानीज गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट बैन कर दी। आज शिनिचिरो आजुमा अपनी 40s में है और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। कुछ रूमर जरूर आए थे कि वो शायद टोक्यो में है एज अ मैकेनिक, और उसने एक लड़की से शादी कर ली है जो कि उसकी फैन थी, और उसके 2 बच्चे भी हैं। मे बी ही इज अ चेंज्ड मैन, मे बी नॉट, बट वन थिंग इज श्योर, दिस केस could have been avoided, could have been smelled from miles away. An adolescent brain can be far more dangerous than a grown one. तो पेरेंट्स का अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर, उनके एक्शंस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।